हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, सुपर होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया है। आप लोगों के लिए एक ना अपडेट लेते आऊंगा मैं, करंट अफेयर्स फॉर ऑल। कोई भी फर्क नहीं पड़ता आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक स्कूल के स्टूडेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, कोई भी है, एक मैं आपको ब्रिस्क रेट से अपडेट देता चले जाऊंगा। आज एक आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, मुझे अच्छा लगेगा तो बताइएगा, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं क्या करूंगा फिर हर रोज और एक वीकली अपडेट भी लेके आऊंगा आपके लिए। तो हर रोज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसपे हमको नजर रखनी चाहिए, वीकली कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है और मंथली कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है, मुझे बताइएगा। दोस्तों, एक बार आज हम लोग सीधे स्ट्रेट अवे सेशन को स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आप में से काफी सारे बच्चे मुझे पहली बार देख रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ ठाकुर है, ये मेरी एक प्रोफाइल है, सिंपल सी छोटी सी प्रोफाइल है। दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस, जस्ट आपको एक लाइन बोल देता हूं, बहुत सारे वीडियोस मेरे अनअकैडमी पे ST26 स्पेशल क्लासेस जो है अनलॉक हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो ये लगा दीजिएगा कोड, मस्त तरीके से देखिएगा। हर रोज 11 बजे दोस्तों एक गजब का रिवॉल्यूशन चल रहा है यूट्यूब में। आप देखिए, FT एक्सप्रेस एंड प्लैनेट गेट में हमारा एक एप्टीट्यूड का सेशन चल रहा है, मस्त से एंजॉय कीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक और बात, आप लोग बहुत बार मुझसे पूछ रहे थे, सर प्लस पे आपका कोर्स कब आ रहा है? 16 अगस्त को आ रहा है। थोड़ी देर में आपको डिटेल भी बताता हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए, जैसा मैंने आपको बोला दोस्तों, मैं आपको डेली अपडेट देता चले जाऊंगा। तो अभी इस बीच में जो मुख्य घटनाएं हैं, मुख्य चीजें हैं, जो मुख्य इवेंट्स हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया देता हूं। दोस्तों, 1 अगस्त मैंने जो भी रेलेवेंट कटिंग्स यहाँ पे लगा दी है, और ये नोट्स की चिंता मत कीजिएगा, लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा। ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल FT एक्सप्रेस में शेयर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 1 अगस्त को मनाया जाता है मुस्लिम विमेन राइट्स डे के रूप में दोस्तों। तो दोस्तों, ये मुस्लिम विमेन राइट्स डे का ये जो है दोस्तों सेकेंड एनिवर्सरी है, जो ट्रिपल तलाक बिल जो आया था दोस्तों, ये अपने आप में काफी बड़ा इवेंट है। तो 2 साल पहले की बात है, 2019 में ट्रिपल तलाक बिल आया था दोस्तों। इसे कहा जाता है मुस्लिम विमेन एक्ट, या फिर आप बोल दीजिए प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज। और इसके बाद दोस्तों हुआ ये राज्यसभा। दोस्तों, हमारे यहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा, इसको बोलते हैं बाइकैमरलिज्म। राज्यसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ एल्डरली एंड लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, ठीक है दोस्तों। तो लोअर हाउस एंड हाउस ऑफ एल्डरली, बड़ा बेसिक सा पॉइंट बोल रहा हूँ ताकि हम सब समझ पाए इस चीज को। तो दोस्तों, होता क्या है कि ये बिल राज्यसभा में पास होता है, आज की तारीख में तो बाकायदा लॉ है दोस्तों। अब दोस्तों, और इसके बाद ये ट्रिपल तलाक बिल जो था दोस्तों, ये अप्रूव होता है पार्लियामेंट में, और ये अप्रूव होता है दोस्तों 1 अगस्त 2019 को, ठीक है दोस्तों। ये जो ट्रिपल तलाक बिल है ना दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन कंसिडर किया जाता है, कि अपने आप में एक महिला के लिए, और वो भी मुस्लिम महिलाओं के लिए, अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन कंसिडर किया जाता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है, ये काफी लिबरेटिंग है, क्योंकि एक जेंडर इक्वालिटी को लेकर आता है सिस्टम में, सोसाइटी में। दोस्तों, हुआ क्या था, एक केस आया था शाह बानो जी का और मोहम्मद अहमद खान साहब का। तो दोस्तों, ये केस आया था। अभी जब केस आया था, इसमें ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था कि शाह बानो जी ने एक रिट पिटिशन फाइल किया था, और ये फाइल किया दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दोस्तों। इनमें अच्छा भाई, तब आप एक काम कीजिएगा, ये रिट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आप एक काम कीजिएगा, मुझे जरा 2-4 शब्दों का मतलब बताइएगा। हिबिस कॉर्पस क्या होता है, मेंडामस क्या होता है, सर्शॉरी क्या होता है, क्यो वारंटो क्या होता है, अब जरा बताइएगा मुझे इनका मतलब क्या होता है। कोई भी डाउट होने से आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बिल्कुल आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, शाह बानो जी ने क्या हुआ था, रिट फाइल किया था, रिट पिटिशन फाइल किया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और उन्होंने कहा था कि 3 प्रैक्टिसेस, इसमें तलाक ए बिदात आता है दोस्तों, इसमें पॉलीगैमी मतलब मल्टीपल शादी आती है दोस्तों, और निकाह हलाला दोस्तों ये आता है। तो शाह बानो जी ने कहा, जो रिट पिटिशन फाइल किया, इसमें कहा गया था कि तीनों के तीनों चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये सीधे सीधे भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 14, 14, 15, 21 एंड 25 का क्लियर कट वायलेशन है दोस्तों। इस तरह से चीजें हुई थी, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया, ये 1 अगस्त 2021 तो ये चीज पास होती है, ये बिल पास होता है, और आज की तारीख में बाकायदा ये क्रिमिनल ऑफेंस है दोस्तों। अगर ट्रिपल तलाक अगर कोई करता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस आज की तारीख में दोस्तों। तो ये आज की तारीख में एक मुस्लिम महिला को जेंडर इक्वालिटी देता है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि जो पहले जो ट्रिपल तलाक था, जो इंस्टेंटेनियस तलाक हो जाता, तलाक मतलब एक इंस्टेंटेनियस तलाक वाली जो सीन थी दोस्तों, वहां से आप एक सोच के देखेंगे दोस्तों, तो एक महिला के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, एक उनके सेल्फ स्टीम के लिए शायद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये। तो इसको अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट माना था, बिकॉज दिस ब्रिंग्स जेंडर इक्वालिटी, समाज में समानता को लेकर आता है पुरुष महिला के बीच में। तो अपने आप में काफी बड़ी चीजें माना जाता है दोस्तों, और इसलिए कहा जाता है कि ये एक मुस्लिम महिला के लिए सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, आज की तारीख में अगर कोई इंसान ये करता है, ट्रिपल तलाक का एक्ट मतलब कंडक्ट करता है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इसमें उस व्यक्ति को 3 साल की जेल हो सकती है अगर कोई ऐसा करता है, और ऊपर से फाइन अलग से लगेगा। और दोस्तों,
क्या इस एक्ट के आने के बाद, अब तो कानून बकाया था, क्या इसके बाद से, क्योंकि सेकंड एनिवर्सरी है, तो कुछ फर्क पड़ा क्या? हाँ जी, फर्क पड़ा और काफी ज्यादा फर्क पड़ा, ऐसा कहा जाता है। 2019 में आया है सेकंड एनिवर्सरी इसकी, और ये देखा गया जो ट्रिपल तलाक के जो केसेस हैं 82% से 82% से कम हुए दोस्तों। 82% इज अ ह्यूज नंबर, 82% से कम हुए। तो आप मुझसे पूछेंगे सर एक बात आइए, क्या भारत दुनिया में पहला देश है जिसने ट्रिपल तलाक को हटाया? नहीं दोस्तों, दुनिया का पहला देश था इजिप्ट, जिसने 1929 में ट्रिपल तलाक को हटाया था दोस्तों। इसके बाद हटाया था सूडान ने, फिर पाकिस्तान ने 1956 में ऐसा हटाया था दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों 1969 में मलेशिया, फिर आता है बांग्लादेश 1972 में, फिर दोस्तों आता है इराक 1959 में, सीरिया आता है 1953 में। इस तरह से दुनिया के बहुत सारे देश। अभी अगर आप लेटली देखेंगे तो उसमें आता है दोस्तों यूएई आता है, मोरक्को आता है, ईरान में भी दोस्तों ट्रिपल तलाक हट चुका है, साइप्रस आता है, कतार आता है दोस्तों, जॉर्डन आता है, और इसके अलावा दोस्तों इंडिया, ब्रुनेई, अल्जीरिया, और सबसे अभी अभी जो हमारे यहाँ पे भारत में ये चीज देखने को मिले दोस्तों। आपको मेरे ख्याल फर्स्ट न्यूज समझ में आ गई होगी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को दे रहे होंगे तो भी, और नहीं भी दे रहे होंगे दोस्तों तो भी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे जरूर बताना दोस्तों ये एक इनिशिएटिव कैसा लगा आपको मैं बहुत सिंपल सामान्य भाषा में, बस मैं चाहता हूं हम सब ने सिंपल सरल भाषा में 5-6 जितने भी न्यूज होता है, अगर 10 होंगे तो 10 कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। लेकिन पिछले 24 घंटे में किस तरह की न्यूज पे हमें नजर रखनी चाहिए, कौन सा न्यूज आगे डेवलप हो सकता है, एक सिंपल चीजों पे बात करना चाहता हूं, कौन से बड़े अचीवमेंट्स हुए, कहां पे किस तरह की चीजें हुई, इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस कर पाए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि हर संडे को जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है आप जरूर देते होंगे। ये कोड यूज कीजिएगा दोस्तों ST26, और हर संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट होता है दोस्तों, जरूर से दीजिएगा। ये टेस्ट जो होता है दोस्तों जुलाई का तो खत्म हो गया, हर संडे 11 AM पे होता है, 60 मिनट्स का टेस्ट होता है, मस्त से दीजिएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसमें स्कॉलरशिप भी अवेल कीजिएगा और आपको मजा आएगा दोस्तों, आपको पता चलेगा आप ऑल इंडिया लेवल पे कहां स्टैंड करें। दोस्तों दूसरी घटना में आता हूं। आज के टाइम पे दोस्तों कुछ वक्त पहले ऐसा था दोस्तों, डेटा प्राइवेसी वगैरह पे तो अपन इतना कुछ डिस्कशन करते नहीं थे। आज का दौर बिग डेटा का दौर है। आज का दौर जो स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में दोस्तों, दे आर वेरी वेरी कंसर्न अबाउट डेटा प्राइवेसी। अभी दोस्तों अमेजॉन पे दंड से फाइन लगा है, और तकरीबन $900 मिलियन का, मतलब अगर आप फाइन देखेंगे तो बहुत बड़ा फाइन दोस्तों। गूगल पे भी कुछ वक्त पहले लगा था, तकरीबन ऑलमोस्ट $60 मिलियन का लगा था। $900 मिलियन इज वन हेक ऑफ मनी दोस्तों। Amazon has been fined $887 million violating data privacy rules in Europe। मैं आपको पहले एक बात बता दूं दोस्तों, यूरोप डेटा प्राइवेसी के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। तो यूरोप ने बोला रुक जाओ बेटा, तेरे को बताते हैं। तो दोस्तों Amazon.com इनकॉर्पोरेटेड, INC इसको बोलते हैं आप लोग, देखा इन्होंने कि यार डेटा ब्रीच करोगे तुम लोग, रुक जाओ बेटा बताते हैं। तो दोस्तों इन्होंने ये कहा कि जो आपने डेटा ब्रीच किया, मतलब लोगों के पर्सनल डेटा को बिना उनसे पूछे आपने यूज किया है, ये क्लियरली डेटा वायलेशन है, समझ जाइए। दोस्तों क्या है, ये जो यूरोपियन यूनियन है इनका एक रूल है, वो है GDPR बोलते हैं इसको दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा यूरोपियन यूनियन, EU ने फाइन इंपोज किया Amazon.com INC मतलब इनकॉर्पोरेटेड पे तकरीबन $900 मिलियन का फाइन है दोस्तों। जैसे मैंने बताया दोस्तों, इनका एक अपना सेट ऑफ रूल्स है, और सेट ऑफ रूल्स को ये लोग बोलते हैं GDPR मतलब होता है दोस्तों जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो ये अभी बनाया, 2018 में बनाया, और काफी 2-3 साल से डिस्कशन करने के बाद बनाया, एक पूरे गाइडलाइंस बना, एक रूल्स बनाया, सेट ऑफ रूल्स बनाया, कोई ब्रीच नहीं कर सकता दोस्तों इसको। और यूरोप में लोग ना वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं सब चीजों के लिए दोस्तों, ऐसा ब्लंटली आप डेटा वायलेशन नहीं कर सकते रूल्स रेगुलेशंस का। इस तरह से पर्सनल डेटा को आप अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों उन्होंने जो EU ने बोला कि यार आप लोगों ने कैसे ऐसा कर दिया, आप लोगों ने जो हमारा रूल बनाया कैसे उसको धज्जी उड़ा देते हो आप लोग। तो ये जो GDPR जो हम लोग 2018 में लाए, कैसे इसको आपने नहीं फॉलो किया। दोस्तों जैसे ये चीज को देखा तो लग्जमबर्ग के CNPD, दोस्तों आप विजिबल है, देखिए लग्जमबर्ग के CNPD मतलब नेशनल कमीशन फॉर डेटा प्रोटेक्शन, उन्होंने बोला रुक जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत में तुम लोग को बताते हैं। तो दोस्तों अमेजॉन यूरोप कोर के ऊपर ना सीधा दंड से फाइन लगाया। अमेजॉन ने बोला नहीं सर हम तो पे नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट हम आपको चैलेंज करेंगे, ध्यान रखिएगा। CNPD ने बोला जो करना है करो, मैं तो फाइन लगा रहा हूं, जैसा करना कर लो। तुमने एक बात बताओ, जो लोगों के डेटा को यूज करके वो उनके एडवर्टाइजिंग जो भी वो उनके इंफॉर्मेशन उसको यूज करके उनको जो एडवर्टाइजिंग दिखा रहे हो, जो उनके इंफॉर्मेशन को एनकैश कर रहे हो, डेटा मैनिपुलेशन कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो तुम? ये तो एकदम गलत है। तुम बिना उनसे पूछे यूजर का डेटा कैसे यूज कर सकते हो? दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि इतनी तो बड़ी बात नहीं है, दोस्तों 1-2 कंप्लेन नहीं, ऐसे 10,000 लोगों ने कंप्लेन कर दिया
और बोला कि ये देखिए सर यूरोपियन, ये देखिए सर अमेजॉन क्या कर रहा है। दोस्तों मैंने आपको बोला ना कि ये सब चीजों में यूरोप में भयानक सीरियस होते हैं वो लोग। 10,000 लोगों ने बोला कि सर ये क्लियरली हमारे पर्सनल डेटा को ब्रीच कर रहे हैं, इनको तो फाइन भुगतना ही चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से ये जो इतना आपको लग रहा होगा कि इंटेंस रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या बिल्कुल हैं। और चाहे कोई भी हो, चाहे आप टेक जायंट कोई भी हो, आप अमेजॉन क्या गूगल भी होंगे, तो गूगल के ऊपर ही फाइन इंपोज किया था। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, जीडीपीआर जो है ये 2018 में लोग लेके आए थे, और 2018 में जब लाए तो काफी वक्त के डिस्कशन के बाद लाए थे। ये जो डेटा अब्यूज हो रहा है इसके लिए हमको ना कुछ कड़क सख्त रूल लाने पड़ेंगे, और इसके कारण जीडीपीआर में आज बहुत टीथ है दोस्तों। टीथ होने का मतलब होता है, न्यूज़पेपर अखबार में लाइंस होती है, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दिस पर्टिकुलर रूल्स हैव एक्सट्रीम टीथ सेंस। टीथ का मतलब होता है बहुत कठोर है, स्ट्रिक्ट है वो लोग। तो दोस्तों काफी वक्त तक ये नेगोशिएशन होता रहा, डिस्कशन होता रहा, और क्लियरली ये जो 3 साल तक एक्चुअली डिस्कशन होता रहा, यूरोपियन यूनियन में 3 साल तक डिस्कशन होने के बाद ये डिसाइड किया गया, बिना एंड यूजर के परमिशन के कोई हो आप इस तरह से डेटा ब्रीच नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हो, वायलेट करते हो पाए गए, तो ज्यूरिसडिक्शन फिर आप याद रखना होगा, और उसमें फिर आप मना नहीं कर पाओगे। तो क्लियरली ध्यान रखना ना दोस्तों। जैसे मैंने आपको जीडीपीआर के बारे में बताया, जीडीपीआर आया था 2018 में, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कंपनीज को बाकायदा लोगों का कंसेंट लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, इस तरह से डेटा ब्रीच अपने हिसाब से मनमानी तरीके से नहीं कर सकते। और जैसे मैंने बोला दोस्तों, आपको बड़े बड़े टेक जायंट्स, अमेजॉन क्या दोस्तों, गूगल को भी लपेट दिए थे। गूगल के ऊपर भी ऑलमोस्ट $60 मिलियन का फाइन लगा था। वैसे बड़ा बड़ा स्टीप फाइन लगता है दोस्तों, अभी लेटली ऐसा हुआ था। तो कुल मिला के दोस्तों देखते हैं क्या होता है, जीडीपीआर और इस सब लोग का क्या होता है, डेटा वायलेशन का क्या होता है। लेकिन इस तरह की चीजें आने वाले टाइम में भी फ्यूचर में दोस्तों डिस्कस होती ही रहेंगी। दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपका बैच कब आ रहा है प्लस का। दोस्तों मेरा बैच अभी 16 अगस्त को आ जाएगा, 2 दिन रुक जाइए, रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा मेरी प्रोफाइल में, तो तैयार रहिएगा दोस्तों। मैंने आपको पहले बोला, हम लोग एक गजब के रिवॉल्यूशन में निकले हैं, एक बेहतरीन तरीके का रिवॉल्यूशन क्रिएट करेंगे पढ़ाई में। रिवॉल्यूशन का मेरा मतलब होता है आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। एक बच्चा मुझे बस ये बोल दे दोस्तों। प्लस में ना बेनिफिट ये होते हैं कि आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आइकॉनिक एक लेजेंडरी सब्सक्रिप्शन होता है, इसमें आपको जितने बार वीडियो को देखना उतने बार देखिए। आपको हम लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे एक सिंगल स्टॉप पे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, वीकली टेस्ट। आपने देखा ही होगा मेरे टेस्ट जो इतने जबरदस्त रहते हैं, वैसे अपने मुंह में मिट्टी वाली बात नहीं बोल दोस्तों, टेस्ट में एफर्ट देते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों। क्रैश कोर्स एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच होता है रिवीजन के लिए, और इस तरह से बाइलिंगुअल हो दोस्तों, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, मेंटोरशिप, सारी की सारी चीजें मिलती है। जैसे ये सारे के सारे धुरंधर लोगों का बैच शुरू है, तो कोई बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोड यूज कीजिएगा, ST मतलब है सौरभ ठाकुर, 26 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तैयार रहिएगा दोस्तों। तीसरी कहानी की तरफ आता हूं दोस्तों। यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक काफी बड़ा डिसीजन लिया, काफी बोल्ड डिसीजन लिया। तो यूएई ने बोला कि यार सुनो, हम ये जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है, ये छोटे बच्चों के लिए, 3 से 17 साल के बच्चों के लिए भी हम लोग परमिट कर रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं। चिल्ड्रन एज 3 से 17 इन यूएई कैन नाउ रिसीव सिनोफार्म। आपको याद होगा दोस्तों, सिनोफार्म ये चाइनीज वैक्सीन है, कोविड-19 वैक्सीन। दोस्तों ये अपने आप में काफी बड़ा डिसीजन है वैसे, बाय द वे दोस्तों। ये अचानक कहां से आ गई ये डिसीजन? तो दोस्तों काफी वक्त यूएई ने बताया कि देखिए ऐसा है कि काफी वक्त से क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे थे, और जो क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे हुए तकरीबन 900 बच्चों पे हम लोगों ने देखा है, और उस डेटा को हम लोगों ने एकदम बारीकी से इवैल्यूएट किया है। इस ट्रायल के डेटा को बारीकी से इवैल्यूएट करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि हम लोग ऐसा तो करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब चाइना की जो वैक्सीन है सिनोफार्म, 2 वैक्सीन का नाम आपने बहुत सुना होगा, सिनोफार्म एंड सिनोवैक, दोनों का नाम आपने बहुत सुना होगा, चाइनीज वैक्सीन का कोविड-19 के लिए। दोस्तों आपको एक बात बताता हूं, दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट इम्यूनाइजेशन का रेट चल रहा है यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। द हाईएस्ट नहीं, वन ऑफ द हाईएस्ट दोस्तों। यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल जो आपको बताया था, डेटा रिसीव किया, 900 बच्चों पे जो ट्रायल्स हुए थे दोस्तों, वन ऑफ द हाईएस्ट ना, मैंने शॉर्ट में लिखने के लिए वर्ल्ड हाईएस्ट लिखा, वन ऑफ द हाईएस्ट इम्यूनाइजेशन रेट, मतलब वैक्सीनेशन रेट चल रहा है दोस्तों। पहले आपको एक बात बताता हूं, जो 12 से 15 साल वाले जो बच्चे हैं उनको ऑलरेडी अभी यूएई में फाइजर एंड बायोनटेक की वैक्सीन लग ही रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये मत सोचिएगा। तो अभी क्या किया गया दोस्तों कि यूएई ने बोला अपन एक काम करते हैं, जेवी बनाते हैं। यूएई और चाइना ने डिसाइड किया जेवी बनाते हैं, मतलब एक ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं। तो ये जो ज्वाइंट वेंचर बन रहा है दोस्तों, जिसके चलते प्रोड्यूस होने जा रही है वैक्सीन, ये बनने जा रहा है सिनोफार्म, और अबू धाबी की कंपनी, इसका नाम है ग्रुप 42। इसका नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्पेशली वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले होंगे। तो ये दोनों मिलकर दोस्तों वैक्सीन बनाने वाले हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला, दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ वैक्सीनेशन चल रहा है यूएई में।
यूएई के हेल्थ मिनिस्ट्री की अगर मैं डेटा लूंगा तो तकरीबन जिनको सिंगल शॉट लग रखा है वो ऑलमोस्ट 80% लोग हैं दोस्तों, 78.95 के आसपास है, तकरीबन 80% लोग हैं, बड़ा नंबर दोस्तों जिनको दोनों शॉट्स लग रखे हैं, दोनों फुल्ली वैक्सीनेटेड है, तकरीबन 70% लोग हैं, काफी बड़ी आबादी है। आप मुझसे पूछेंगे सर अभी कितने केसेस आते हैं यूएई में, तो 1000-1500 के बीच में डेली केसेस आते हैं, कुल मिला के 6.25 लाख के आसपास टोटल केसेस हैं यूएई में इन कोरोना के। और अगर आप डेथ्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2000 के आसपास डेथ्स का नंबर है दोस्तों ये जो सिनोफार्म है इसी को आप सिनोफार्म बोलते हो, ये सिनोफार्म तो बेसिकली कंपनी का नाम है, या फिर इसी को ना आप BBIBP बोलते हो, BBIBP कॉर्वी बोलते हैं, फिर BIBP बोलते हो, सारे के सारी चीजें वही है दोस्तों। सिनोफार्म्स बेजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, तो ये दोस्तों बेजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है ना, बेजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, तो इसी को कई बार BBIP बोलते हैं, BBIBP बोलते हैं, सिनोफार्म बोलते हैं, सिनोफार्म तो बेसिकली कंपनी का नाम है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों BBIBP कॉर्वी वैक्सीन, सिनोफार्म कोरोना, तो एक ही बात दोस्तों, ये उसी को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका ना फेज 3 ट्रायल, इस पर्टिकुलर वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल दुनिया के बहुत सारे जगहों पे चल रहा है, जैसे अर्जेंटीना में चल रहा है, इजिप्ट में चल रहा है, बहरीन में चल रहा है, मोरक्को में चल रहा है, पेरू में चल रहा है दोस्तों, मैंने आपको दिया नहीं, ये रहा दोस्तों, पेरू में चल रहा है, इस तरह से बहुत सारे। बाय द वे पेरू में कौन सा वेरिएंट है बहुत अभी पॉपुलर दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन देता हूँ। अल्फा वेरिएंट बहुत पॉपुलर है, बीटा वेरिएंट बहुत पॉपुलर है, डेल्टा वेरिएंट बहुत पॉपुलर है, या लैम्डा वेरिएंट बहुत पॉपुलर है। मुझे बताइएगा पेरू में आज के टाइम पे जो इतना पॉपुलर वेरिएंट है कोरोना का, कौन सा वेरिएंट आप बताइएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अभी क्या चल रहा है कि जो थर्ड फेज का ट्रायल चल रहा है, तकरीबन इन सभी कंट्रीज में चल रहा है, 60,000 लोगों के ऊपर ट्रायल चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप देखते रहिएगा, ऑब्जर्व करते रहेगा, ये सिमिलर टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला है दोस्तों, BBIBP कॉर्वी जो है उसी टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला है, जिस टेक्नोलॉजी पे कोरोना वैक एंड कोवैक्सीन काम करते हैं, सेम उसी टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले दोस्तों। आपने इस तरह की फोटोग्राफ भी देखा होगा दोस्तों, इसी को बोलते हैं SARS-CoV-2, तो खैर वायरस हो गया, उसके लिए वैक्सीन वीरोसेल भी बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो इसकी एफिकेसी के बारे में देखा गया तो यूएई, बहरीन और बाकी सबों पे देखा गया, बाकी सभी जगहों पे देखा गया तो जो सिम्टोमेटिक कैरियर्स थे वहां पे ऑलमोस्ट 80%, 78.1% के आसपास की एफिकेसी थी। ये दुनिया की इस जगह पे यूज हो रहा है, अभी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में यूज हो रहा है, और ये मैं आपको बताया दोस्तों। अच्छा मैंने लिखा नहीं क्या एफिकेसी, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, एफिकेसी मुझे याद है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो BBIBP कॉर्वी वैक्सीन जो है, इसकी एफिकेसी अगर आप देखेंगे तो सिम्टोमेटिक कैरियर्स पे तकरीबन 78%, 80% के आसपास है, ठीक है दोस्तों। और ये देखा गया कि सीवियर केसेस में इसकी एफिकेसी 100% के आसपास है, ठीक है दोस्तों। तो दुनिया के अलग अलग जगहों पर, चाहे आप अफ्रीका में देख लीजिए, एशिया में देख लीजिए, साउथ अमेरिका में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, बहुत सारे वैक्सीन चल रहे हैं दोस्तों दुनिया में, उसमें से ये भी उसी तरह से वैक्सीन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चले फिर दोस्तों, हम लोग मस्त तरीके से चलते हैं आगे दोस्तों। एक चीज आप जरूर कीजिएगा, स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी में एब्सोल्युटली फ्री होती है, उसको यूज जरूर कीजिएगा। जैसे एक तो मैं आपको भूल ही देता, मैं तो बताया हूं ना, मैं तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है, एक गजब का रिवॉल्यूशन लाना है। अगर कुछ नहीं तो कम से कम हर सैटरडे 9 PM पे मेरे साथ आप आएंगे, हर सैटरडे को 9 PM पे स्पेशल क्लास में आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों, एकदम। इस बार का तो मैंने टारगेट दिया हुआ दोस्तों, मुझे 2000 स्टूडेंट्स चाहिए। पिछले बार अच्छा किया आप लोगों ने, लेकिन अब मैंने टारगेट बढ़ा दिया, 2000 लोग चाहिए, मतलब पूरे इंडिया में हर बच्चा जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसको एप्टीट्यूड आता है, तो आप सारे के सारे बच्चे कुछ गजब का एक नेक्स्ट लेवल करते हैं ना, मजा आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार एक बात बताओ कि आपके घर में जो पानी आता है, पीने का पानी जैसा भी पानी आता है नल से, आप क्या करते हो? तो सर मैं तो जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, नल पे नहा लेता हूँ। चलो ये तो करते हो, लेकिन इसके अलावा सर, इसके अलावा सेव करता हूँ, क्योंकि क्या मान लेते कहीं पानी नहीं आया या फिर किसी और डार्थ में जरूरत पड़ेगी, तो एग्जैक्टली आप सेव करते हो। तो आपके घर में जो पानी की टंकी बोल दीजिए या ड्रम बोल दीजिए, राइट, इसी में पानी सेव करते हो? हाँ सर। दोस्तों इसी तरह से हमारे देश में तेल को सेव किया था, ऑयल को सेव किया जाता है, और इसे कहा जाता है SPR, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। दोस्तों ये SPR जो होते हैं, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो होते हैं, अच्छा दोस्तों एक बार अनअकैडमी की प्रोफाइल में जाके, ऐप में जाके या वेबसाइट में जाके ये भी देख लीजिएगा, 3rd एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है गेट ESE के लिए एंड कैंपस रिक्रूटमेंट, एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बोला दोस्तों, अच्छा यार सो सॉरी यार, मैं भूल गया था, और ये कोड लगा लीजिएगा अगर आपको मन करेगा तो, ST2626, मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 26 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो ये अलग अलग सब्सक्रिप्शन है, गेट ESE, कैट IIM, UPSC, नीट, IIT, किसी के लिए भी सब्सक्रिप्शन के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों। आते हैं दोस्तों, ये मैंने बोला जैसे आप अपने घर में ऑयल पानी को सेव करके रखते हो, पानी की इसमें जो पानी के ड्रम्स टंकियों में रखते होगे, इसी तरह से दोस्तों नेशनल लेवल पे ना ऑयल को भी इसी तरह से सेव किया जाता है। जहां पे सेव किया जाता है दोस्तों उसको बोलते हैं SPR, इसका नाम ध्यान रखिएगा, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, SPR में सेव किया जाता है। दोस्तों आज की तारीख में ना ये जो SPR प्रोग्राम है, इसका फर्स्ट फेज तो हो गया था,
स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, दोस्तों इसी को बोला था ISPRL, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। तो इसका दोस्तों फर्स्ट फेज तो हो गया था कंप्लीट, ये जो ISPRL इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड का फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया था। आप देखेंगे तो कुछ सिंपल बोलता हूं दोस्तों, एकदम सिंपल भाषा में, 3 अलग अलग जगह हैं दोस्तों, विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में और पदुर में। इन तीनों जगहों पे मिला के ना दोस्तों समझ लीजिए पानी की बड़ी बड़ी 3 टंकियां हैं। एक सिंपल बोलचाल की भाषा में, मैं फोटो भी दिखाता हूं आपको, रुक जाइएगा। तो समझ लीजिए पानी की अलग अलग टंकियां हैं तीनों जगहों पे, कहीं पे 1 है, 2 है, 3, ऐसे समझ लीजिए। और इन 3 लोकेशंस में मिला के ना दोस्तों अलग अलग अमाउंट ऑफ ये जो ऑयल है आपका सेव होता है। और टोटल जो सेव होता है ना दोस्तों 5.33 मिलियन मेट्रिक टन इतना सेव होता है। दोस्तों आपको मैं एक बात आता हूँ, क्या होता है कि हम ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते ना, हम लोग गल्फ से लेते हैं। तो कभी व्हेन सिचुएशंस गो हेवायर, मान लेते कोई टेंशन की स्थिति है, तो होता क्या कि हम तो हमारी डिपेंडेंसी वहां पे है। अब मान लो ऑयल नहीं आ पाया, तो भारत में आबादी बहुत है, हम एक एनर्जी डेफिसिट कंट्री है, तो हमको ऑयल तो चाहिए ना देश को चलाने के लिए। गाड़ी वाड़ी सब कैसे चलाओगे, दुनिया की सारी चीजें कैसे, ऑयल तो चाहिए अपने को। तो इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं ना, हम वो जैसा मैंने आपको बोला ना, पानी कैसे क्या करते हो, आपने बोला ड्रम में रखता हूँ, क्यों, ताकि मान लेते कभी पानी नहीं आ रहा तो जस्ट लाइक दैट, अगर मान लेते ऑयल नहीं आ पाया तो फिर क्या करेंगे, तो जो आपके घर पे ऑयल है उसको यूज कीजिए। तो इस तरह से आप SPR में, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में दोस्तों ऑयल को सेव करके रखते हैं। ये 3 अलग अलग लोकेशन देख लीजिए दोस्तों, विशाखापट्टनम में तकरीबन 1.33 मिलियन मेट्रिक टन, मैंगलोर में देखेंगे दोस्तों आप 1.5 मिलियन मेट्रिक टन, और तीसरा दोस्तों पदुर में 2.5 मिलियन मेट्रिक टन। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2, 3, 4, 5.33। तो दोस्तों ये फर्स्ट फेज था भारत के SPR का, भारत के फर्स्ट स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का। मेरे ख्याल से आपको बता दिया, यहां तक समझ में आ गया। मतलब सर आप यही तो बोल रहे हैं ना, कभी अगर ऑयल की शॉर्टेज हो किसी भी कारण से, मान लेते ओपेक कंट्रीज ने किसी चीज की कीमत बढ़ा दी, दुनिया में ऑयल की कीमत बहुत बढ़ गई है, गल्फ कंट्रीज में अचानक वॉर चल रहा है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ऑयल की जब भी शॉर्टेज हो रही थी, तो ऑयल की शॉर्टेज के सिनेरियो में अपन क्या कर रहे थे, ताकि कभी भी अगर शॉर्टेज हो रही है ना, तो शॉर्टेज से अपन लड़ सके, ये ऑब्जेक्टिव था। तो अभी क्या हुआ दोस्तों, गवर्नमेंट ने बोला कि अपन 2 जगह और 2 और SPR, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। दोस्तों ये जो 2 और है मेरे हिसाब से एग्जाम्पल में भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक का नाम है चंडीखोल और एक का नाम है दोस्तों पदुर। अब इनकी कैपेसिटी देखिए दोस्तों, तगड़ी कैपेसिटी है वैसे, है ना, ये देखिएगा, ये इधर ये दोस्तों, ये सेकंड फेज जो SPR प्रोग्राम, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का प्रोग्राम है, इसका सेकंड फेज है। अब जरा ये देखिए दोस्तों, चंडीखोल एंड ये सेकंड 2 एडिशनल SPR जो बना रहे हैं, ये है चंडीखोल में, जरा वो देखो आप, उसका कैपेसिटी देखो 4 मिलियन मेट्रिक टन। दोस्तों पिछले बार का तीनों को मिला के ना 5 पॉइंट था ना, अब यहाँ पे देखो, अब ये रहा 5.33 था, 4 और ये 2.5, दोनों को ऐड करें कितना होगा 6.5। मतलब अगर मैं पिछले वाले को भी ऐड करूँ इसमें, तो दोस्तों 11 से ऊपर मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी, काफी अच्छी खासी कैपेसिटी है दोस्तों। होता क्या है, जिस एरिया में आप SPR बनाते हो, ऐसे बड़े बड़े ना, ये देखो आप, जैसे आप देख सकते हो ऐसे बड़े बड़े ऐसे तेल के पीपे समझ लो, जैसे आपके घर में ऑयल कैसे डब्बे होंगे समझ लो, वैसे ऐसे बहुत सारे अलग लोकेशन पे ऑयल को रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए फिर आपको इतनी बड़ी जमीन चाहिए, तो ऐसे बहुत बड़ा लैंड एक्विजिशन करना होता है। तो अभी कुल मिला के 210 करोड़ के आसपास का लैंड एक्विजिशन ये सब का काम चल रहा है दोस्तों। और आप आने वाले टाइम पे आप देखेंगे इस तरह से SPR स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के बनते हुए। इसका थोड़ा सा ब्रीफ में आपको ओवरव्यू देता हूं। क्या हुआ दोस्तों, 1990 में 1990 में गल्फ वॉर के दौरान दोस्तों तेल की कीमत ना भयंकर तरीके से ऊपर गई थी, भयंकर तरीके से। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे एक और चीज हो रही थी, और वो ये था, भारत में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। आपको याद होगा दोस्तों, तो भारत में इस वक्त पे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जिसको हम बोलते हैं फॉरेक्स, यहाँ पे हमारी हालत काफी खराब हो गई थी। इतना कि हम 3 हफ्ते का जो इंपोर्ट है उसको बियर नहीं कर सकते थे, मतलब भयंकर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस थे। हालांकि हम बाद में गए थे IMF के पास, IMF ने बोला कि कैसे पैसा चुकाओगे, तो हम लोगों ने अपने मार्केट को ओपन कर दिया था, मतलब लिबरलाइज कर दिया था दोस्तों। और लिबरलाइज जब किया था अपने मार्केट को, तब हम लोगों ने फिर, तभी तो दोस्तों अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी ना, नरसिम्हन कमिटीज वगैरह बनाई गई थी कि देखिए भाई इतनी इस हालत में हम पहुंचे कैसे, व्हाट वेंट रॉन्ग दोस्तों। तो इस टाइम पे ना हमको बहुत दिक्कत हुई थी, और इस टाइम पे जब हमें बहुत दिक्कत हुई थी, तो फिर इसके बाद दोस्तों 1998 में एक विजनरी प्रधानमंत्री है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। वाजपेयी साहब ने देखा कि यार ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो वाजपेयी साहब ने बोला अपन एक काम करते हैं, हम लोग ना ऑयल को स्टोर करते हैं। और इस तरह से दोस्तों 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम पे हम लोगों ने SPRs, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाना शुरू किया, ठीक है दोस्तों। और इस वक्त पे डिसाइड किया गया कि 3 जगहों पे, विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में और पदुर में, हम 3 SPRs बनाएंगे, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से 3 स्ट्रैटेजिक पेट्रोल, अब इनकी वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं दोस्तों, फॉसिल एनर्जी एंड कार्बन मैनेजमेंट, मैं आपको भेजूंगा दोस्तों, आप उसको आराम से देखिएगा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं।
कुल मिला के दोस्तों पहले जो कैपेसिटी थी वो थी 5.33 की और अभी कैपेसिटी हो गई है 6.5 की। तो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली मैं आपको बताता, 5.33 प्लस 6.5 मतलब 11.83 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी का ऑयल रिजर्व होना मेरे हिसाब से काफी तगड़ा ऑयल रिजर्व कैपेसिटी दोस्तों, मतलब काफी बड़ी चीज है। ठीक है दोस्तों, तो 6.5 प्लस 5.33 तो आप देखेंगे तो 11.83 काफी बढ़िया कैपेसिटी है दोस्तों। कोई भी चीज जो मैं और आप डिस्कस करें, कोई भी चीज आपको जो इनअप्रोप्रिएट लगे, आप बिल्कुल आप मुझे ही बता सकते हैं एंड यू मे क्लेम द प्राइस एज वेल। ठीक है दोस्तों भारत में हम, आप और मैं, मेरे हिसाब से आप भी जैसे अगर मिडिल क्लास फैमिली से होंगे तो आप काढ़ा जरूर पियोगे। मैं तो बहुत पिया और मैं आज ही पीता हूँ, मुझे बहुत मस्त लगता है दोस्तों। और आप ना लौंग खा लिए, अपने को अच्छा नहीं लग रहा तो हल्दी खा लिए, थोड़ा सा शरीर अच्छा लगता रहता है, हल्दी वाला दूध पी लिए, नहीं अपन ये सब खूब करते हैं ना। हमारे यहाँ पे आयुर्वेदा का अलग सिग्निफिकेंस है दोस्तों, उसमें आयुर्वेदा में भी आपने देखा हो तो सिग्निफिकेंस अश्वगंधा का बहुत ज्यादा है। लेकिन अश्वगंधा और आयुर्वेदा दोस्तों अभी आप देखेंगे तो पहली बार आपको एक बहुत बड़ी चीज होती है देखने को मिलेगी। आप देखिए दोस्तों, द हिंदू का मैंने कटआउट लगा यहाँ पे, इंडिया यूके टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ अश्वगंधा। किसके लिए? फॉर प्रोमोटिंग रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। तो कोविड-19 पेशेंट्स में अश्वगंधा से उनको कुछ बेनिफिट हो सकता है क्या रिकवरी में? इसके लिए दोस्तों हुआ क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जिसको AAIA बोलते हैं आप, इनके बीच में ये देखिए दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड यूके का लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, दोस्तों इन दोनों ने क्या किया, एक MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया। और इस मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट में ये कहा गया कि हम एक काम करते हैं, हम अश्वगंधा का क्लिनिकल ट्रायल्स करके देखते हैं, लेट्स कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स। दोस्तों ये क्लिनिकल ट्रायल्स जो है ये 2000 लोगों पे होगा, यूके के 3 अलग अलग शहरों में, लेस्टर में, इसके अलावा लेस्टर में, लंदन में होगा दोस्तों, और इसके अलावा बर्मिंघम में होगा। यस, तो बर्मिंघम में होगा, लेस्टर में होगा, लंदन में होगा, 3 अलग अलग शहरों पे। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अगर ये चीज सिद्ध होती है कि हाँ यार कोविड से जो रिकवर कर रहे हैं उन लोगों में अश्वगंधा का बहुत बेहतरीन बेनिफिट है, आप सोच के देखिए इससे अश्वगंधा और आयुर्वेदा को कितना इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा, बहुत बेहतरीन है दोस्तों। इसलिए मेरे हिसाब से इस बार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम इंपॉर्टेंट होगा। आपको सुन के लगेगा बॉटनिकल नेम आ जाता है दोस्तों विंथानिया सोमनीफेरा बोलते हैं इसको। अश्वगंधा मैंने लगाया नहीं क्या दोस्तों, तो ये फर्स्ट टाइम होगा दोस्तों, फर्स्ट टाइम आप देखेंगे तो जो हमारी मिनिस्ट्री आयुष मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड कोई फॉरेन इंस्टीट्यूट कोलैबोरेट कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कि कोविड-19 पेशेंट्स में अश्वगंधा की एफिकेसी अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है। हाँ ये बोल दोस्तों वेंथानिया सोमनीफेरा बोलते हैं, ये इसका बॉटनिकल नेम है। वैसे बाय द वे इसको इंडियन विंटर चेरी भी बोलते हैं अश्वगंधा को, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे इंडियन विंटर चेरी भी बोलते हैं। ट्रेडिशनली काढ़े वाड़े के रूप में अलग अलग तरह से कंज्यूम हमारे घर परिवार में हर जगह होता है दोस्तों। एक हर्ब है, नेचुरल हर्ब है, एनर्जी को बूस्ट करता है, स्ट्रेस को रिलीव करता है, शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो इसके बहुत सारे फायदे वैसे भी है दोस्तों। ये क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, देखते हैं सक्सेसफुल कब होता है। ये जब सक्सेसफुल होगा और अगर इस तरह की चीज देखने को मिली तो आप सोचिए कि अब बेहतरीन हो जाएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। और स्पेशली कोविड पेशेंट जो रिकवर कर रहे हैं उनको कितनी तेजी से रिकवरी मिलेगी, मतलब मेरे हिसाब से काफी अच्छा होगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों ये ट्रायल कब तक होता है, क्या कंप्लीट होता है, इस ट्रायल का आउटकम क्या आता है। भारत में ट्रेडिशनली आयुर्वेदा को तो बहुत ज्यादा माना जाता है, अश्वगंधा की आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा माना जाता है दोस्तों। तो हो सकता है कि अभी, क्योंकि दोस्तों जब ये देखा गया ना तो ये पाया गया कि कुछ लोगों में कुछ क्रॉनिक डिजीज जो थी उनमें अश्वगंधा जब वो लोग कंज्यूम किए तो उनमें ये देखा गया कि जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, मसल्स थोड़े से जो एकदम टाइट हो गए हैं, दिक्कत हो रही है, फटीग हो रखा है बंदे को, तो ये सबसे ना रिकवर करने में आसानी हुई, ये देखने को मिला दोस्तों। काफी सारे ऐसे लोग थे दोस्तों जिनको ना नींद नहीं आ रही थी, सोने में प्रॉब्लम हो रही थी, उनको थोड़ा सा नींद लाने में भी अश्वगंधा का हेल्प मिला दोस्तों। देखते हैं दोस्तों क्या होता है आने वाले टाइम पे दोस्तों। वैसे जो अगर आपने इसका इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, बेसिकली इस इंस्टीट्यूट को बनाया इसलिए गया था कि आयुर्वेदा को मॉडर्न प्रैक्टिसेस या मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टूल्स के साथ कोलैबोरेट करके कुछ बड़ा क्रिएट किया जा सकता है, कि ये ऑब्जेक्टिव था दोस्तों। आज के आखिरी न्यूज पे आता हूं, एक और ले लेते हैं, मैंने 5 सोचा था, अपन 6 ले लेते हैं ना, क्या ही दिक्कत है दोस्तों। म्यांमार के ऊपर आते हैं दोस्तों। आपको याद होगा तो म्यांमार में मिलिट्री कू हो रखा है, राइट दोस्तों। तो म्यांमार में आज की तारीख में देश को कौन चला रहा है, देश को मिलिट्री चला रही है म्यांमार की दोस्तों। 6 महीने पहले की बात है, फरवरी में म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ, राइट। अब दोस्तों ये जो मिलिट्री कू हुआ ये फरवरी में हुआ, आज से 6 महीने तकरीबन 6 महीने पहले। तो म्यांमार में मिलिट्री ने अभी बताया कि हम जिस ऑब्जेक्टिव के लिए मिलिट्री कू किए थे या स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाए थे,
ऐसा तो बोलेंगे नहीं मिलिट्री को, मतलब स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो लगाए थे ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सकता है अगस्त 2023 तक के, उसके पहले तो लग नहीं रहा है कि अगस्त 2023 के पहले तक के हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम मिलिट्री जो कि केयर टेकर थी म्यांमार में, वो हम केयर टेकर रहेंगे। दोस्तों इन साहब को अगर आप पहचानते होंगे तो इनका नाम है मिन आंग ह्लांग। तो दोस्तों इनका नाम शायद नीचे लिखा हुआ ये रहा, जनरल मिन आंग ह्लांग। तो इन साहब का नाम आज के टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर, दोस्तों ये केयर टेकर वर्ड भी इनका ही है, ये रहा दोस्तों मिन आंग ह्लांग जो है, ये साहब जो आज की तारीख में प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों म्यांमार में जो मिलिट्री coup हुआ था अभी फरवरी 2021 की बात है दोस्तों। म्यांमार दोस्तों बहुत पहले नहीं बना, म्यांमार भी हमारे आसपास ही बना है। 1948 में ब्रिटिशर्स राज करते थे, और सरप्राइज मत होइएगा ये म्यांमार में तीसरा मिलिट्री coup है। और दुनिया का कहना यह है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का कहना यह कि आखिरी मिलिट्री coup है, ऐसा है भी नहीं। हो सकता है कि आपको फ्यूचर में, गॉड फॉरबिड, भगवान करे कभी ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा जिस तरह से देखते आ रहे हैं हम लोग, ऐसा लगता है कि और भी हो सकते हैं। कारण बताता हूं दोस्तों, कारण क्या है। दोस्तों हुआ क्या था कि नवंबर 2020 मतलब पिछले साल म्यांमार में इलेक्शन हुआ, और जब म्यांमार में इलेक्शन हुआ तो एंग सान सू काई जो है इलेक्शन जीते, और वो इलेक्शन जीत के आई। तीसरा मिलिट्री coup मैंने आपको जो बताया, और जो इलेक्शन जीत के आई, और उनकी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। दोस्तों ये नहीं एंग सान सू काई साहिबा, इनका नाम आपने देखा भी, वो नोबेल लॉरिएट हैं ये। तो दोस्तों एंग सान सू काई साहिबा जो है इनकी, और इनकी पॉलिटिकल पार्टी NLD जिसको बोलते हैं, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये मस्त तरीके से पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो था म्यांमार का ये लोग जीते, और सुपर टाइप से जीत के आए। दोस्तों ये जब जीत के आए, इलेक्शन अगर जीत के आए, वो तो मैं समझ गया, मिलिट्री ने बोला कि आपने जो इलेक्शन हुआ है ना पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उसमें भयंकर फ्रॉड किया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस तरह से आप लोगों ने इस पेंडेमिक में, कोविड में डील किया है, बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से डील किया है। तो एक तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोटिंग फ्रॉड, और दूसरा है आपने जिस तरह से इस पेंडेमिक को टैकल किया, बहुत ज्यादा गलत है। और इसलिए हम आर्टिकल नंबर 417 यूज कर रहे हैं, और सारा का सारा पावर जो है मिलिट्री अपने हाथ में ले रही है, मतलब स्टेट ऑफ इमरजेंसी हम डिक्लेयर कर रहे हैं। दोस्तों बाय द वे आपको मैं बता देता हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है म्यांमार का, वो फ्रेम मिलिट्री ने ही किया हुआ 2008 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसलिए मैंने आपको कहा कि ये आखिरी मिलिट्री coup नहीं है, इस तरह से मिलिट्री coups आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप म्यांमार मिलिट्री की ताकत को आप समझ पाएंगे, इसलिए आपको बताता हूं, जो म्यांमार की पार्लियामेंट है उसमें तकरीबन 25% जो है ना वो मिलिट्री के लिए सीट रिजर्व्स रहती हैं। कई मिनिस्टीरियल पोस्ट जो होती हैं दोस्तों, वहां पर जो वो रिजर्व्स होते हैं मिलिट्री अपॉइंटीज के लिए। तो दोस्तों म्यांमार में ना मिलिट्री का भयंकर से है, तो इतना आसान नहीं है मिलिट्री के अगेंस्ट जाना, या फिर मिलिट्री को, अगर मिलिट्री ने बोला 2023 तक के, तो बहुत ज्यादा लाइकली कि 2023 तक के, कम से कम 2023 तक के तो शायद रहे। हो सकता है कल ही हटा दे, मिलिट्री अनाउंस कर दे, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है। दोस्तों कई बार एग्जाम में ना जो कंट्रीज न्यूज में होते हैं ना, उनके बॉर्डर्स के बारे में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि ये कंट्रीज किसी किसी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो दोस्तों म्यांमार के केस में म्यांमार बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ, थाईलैंड के साथ, लाओस के साथ, सभी के साथ ना, इंडिया के साथ तो खैर करता ही है, सभी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम मतलब ये बॉर्डर शेयरिंग वाले क्वेश्चन आजकल एग्जाम में काफी आते हैं। दूसरी बात दोस्तों, भारत की कौन कौन से स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा बाय द वे, म्यांमार की राजधानी दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये है नाइपीडाउ। तो दोस्तों नाइपीडाउ जो है ये म्यांमार की राजधानी है। और भारत के अलग अलग स्टेट जैसे कि मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, AP अरुणाचल प्रदेश हो गया, दोस्तों इन सभी के साथ म्यांमार जो है बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन। ये था दोस्तों करंट अफेयर्स फॉर ऑल, ये सेशन था, एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया मैंने। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा सेशन को। मैं आप लोगों के साथ डेली जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपके साथ डेली लेके आ जाऊंगा, और एक वीकली राउंड अप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको जो भी अच्छा लगे मुझे बताइएगा, कोई चीज कमी लगे तो भी बताइएगा। आपको मजा आएगा तो हम डेली के कंटिन्यू कर देंगे। दोस्तों हिंदुस्तान में 11,200 से ज्यादा बच्चे हैं जो यहाँ पे मुझे फॉलो करते हैं। आपको मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा, चाहे यूट्यूब में चाहे अनअकैडमी के ऐप पे, मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, आपको मजा आएगा, आप यहाँ पे फॉलो करके रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ये नोट्स आपको FT एक्सप्रेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो परेशान मत होइएगा, मस्त डाउनलोड कीजिएगा, एक फोल्डर बना के सेव करते जाइएगा, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। दोस्तों आप सभी लोग के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट तो कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम बहुत क्लोज है 100K के, मजा आएगा दोस्तों। ये चैनल आप ही लोग का है, मैंने एकदम ओपन कर रखा है। जो भी चीज आपको, जो भी बात मुझसे करनी है, जो भी चीज आप चाहते हैं, मुझे आप डायरेक्टली DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम में, मैं वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा, एप्टीट्यूड से रिलेटेड, आपके पढ़ाई से रिलेटेड। तो बताइएगा दोस्तों सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।